नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नए शो का नाम है डी कोड। यह भारत के दिल को समझने की एक यात्रा है और यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि आपसे एक वादा है। हर खबर की गहराई में उतरने का वादा, कठिन खबरों को सुलझाने का वादा और उन कहानियों को आपके सामने लाने का वादा जो हमारे देश की आत्मा को गढ़ती हैं। हमारे किसानों के खेतों से लेकर युवाओं के सपनों तक, हमारे जवानों की कुर्बानियों से लेकर भारत के सपने तक, हम सब कुछ आपके लिए डिकोड करेंगे। हर कहानी का एक सच होता है, हर सच की एक आवाज होती है और हर आवाज को एक मंच चाहिए और इस मंच से हम और आप एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ सोचेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की कहानी आपकी कहानी है। और आज से हर रात डिकोड में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम उन भावनाओं, चुनौतियों और जीत को उजागर करेंगे जो हमें बनाते हैं। और जब हम भारत को समझते हैं तो हम खुद को समझते हैं। इसलिए आइए एक साथ मिलकर खबरों को सुलझाते हैं। आज सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की बगावत के बारे में बताएंगे और आप इस बगावत की गंभीरता को समझिए। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान में है और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो उसका क्षेत्रफल हमारे देश के 2 राजस्थान जैसे राज्यों के बराबर रह जाएगा। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि बलूचिस्तान में रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ मुसलमानों के साथ हो रही इस नाइंसाफी के बारे में कहीं भी कोई शोर क्यों नहीं है और बड़े बड़े इस्लामिक देश इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। फिलिस्तीन के मुसलमानों की चिंता सबको है, लेकिन बलूचिस्तान के मुसलमानों का दर्द कोई नहीं जानता। आज हम इसी दर्द को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम भारत और तुर्की के बीच दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता निभाएंगे। भारत ने भूकंप के समय तुर्की की बहुत मदद की, ऑपरेशन दोस्त चलाया, लेकिन इस युद्ध में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। आखिर पाकिस्तान तुर्की को ऐसा क्या दे सकता है जो भारत नहीं दे सकता? और आखिर में हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर से तोहफे में मिले 3,500 करोड़ रुपए के शानदार जहाज को दिखाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बलूचिस्तान के विद्रोह को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बलोच विद्रोही ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान से पूरी आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। फ्री बलोच मूवमेंट के नेता मीर यार खान बलोच ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी का ऐलान किया है और भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान के नागरिकों का विद्रोह अपने चरम पर है और वहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की सेनाओं पर हमले कर रही है। पिछले 2 महीनों में इस संगठन ने पाकिस्तान में 4 बड़े हमले किए हैं, जिनमें एक हमला मार्च के महीने में हुआ था, जब बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और पाकिस्तान की सेना के कई जवानों की तब उन्होंने हत्या कर दी थी। बलूचिस्तान की आजादी के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनमें कई लोग लापता हो चुके हैं और इनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इनकी संख्या हजारों में है, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान की हिम्मत टूटी नहीं और वहां के लोग यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान से उनके आजाद होने का वक्त आ चुका है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब फिलिस्तीन के मुसलमानों की हर मांग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाई जाती है तो इसी दुनिया में बलूचिस्तान के मुसलमानों का दर्द क्यों नहीं दिखाया जाता? बलूचिस्तान दक्षिणी पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल सिर्फ इसी प्रांत में है और आप इसे
आधा पाकिस्तान भी कह सकते हैं। मैं पूरी स्क्रीन पर आपको यह दिखाऊंगा और आप ध्यान से इस क्षेत्रफल को देखिए। जब आप देखेंगे तो बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से कट गया तो आप सोचिए लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान में चला जाएगा। 44% क्षेत्रफल पाकिस्तान का बलूचिस्तान में है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। यहां पर तांबा, गैस, कोयला और गोल्ड यानी सोने के बड़े बड़े भंडार हैं। बलूचिस्तान की एक खदान है जिसे रेको दिक खदान कहते हैं और यहां करोड़ों टन गोल्ड का भंडार हो सकता है। और ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह इलाका कितना धनी है। और सोचिए, जब कोई इलाका इतना धनी हो तो वहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। आप भी सोचिए, यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति तो सबसे अच्छी होनी चाहिए थी। वहां के लोग अमीर और विकसित होने चाहिए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीब हैं। बलूचिस्तान में 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और वहां प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 70,000 रुपए के आसपास है पूरे वर्ष में। आप सोचिए, इसका मतलब यह है कि एक औसतन बलूचिस्तान का नागरिक एक महीने में सिर्फ 6,000 रुपए कमाता है। एक महीने में 6,000। यह स्थिति इतनी दुखद इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने बलूचिस्तान पर बहुत अत्याचार किया है और इस प्रांत को उसने अपने लिए नोट छापने की एक मशीन बनाकर रख दिया है। बलूचिस्तान की इस दर्दनाक कहानी को डिकोड करने के लिए सबसे पहले आपको इसके नाम का मतलब आज समझना होगा। और मैं आपको आज बता सकता हूं कि बलूचिस्तान पर इससे पहले इतना विस्तृत विश्लेषण शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। और आज अगर आपने हमारी इन सारी बातों को ध्यान से सुन लिया तो फिर बलूचिस्तान के मामले में आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। संस्कृत भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द स्थान को फारसी भाषा में स्थान कहा गया है, जिसका अर्थ किसी जगह, किसी क्षेत्र या भूमि से होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मध्य एशिया में ऐसे कई देश हैं या क्षेत्र हैं जिनके नाम में स्थान आता है। उदाहरण के लिए जैसे पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या पाकिस्तान का यह इलाका बलूचिस्तान। ये सारे नाम एक जैसे हैं। ये सारे नाम एक समूह की पहचान को बताने के लिए रखे गए हैं और बलूचिस्तान का नाम भी इसी तरह से अस्तित्व में आया है। इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां बलोच जनजाति के लोग रहते हैं और यह जनजाति बड़े रूप में सुन्नी मुसलमानों की है। यानी यहां विवाद धर्म के वर्चस्व का नहीं है। यह बात नोट करने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान ही इस इलाके में रहते हैं और बाकी लोग भी, बल्कि यह विवाद और इसकी पृष्ठभूमि में है बलूचिस्तान के लोगों को मिला धोखा और उनकी पहचान और संस्कृति का संकट। असल में आज से 1,500 वर्ष पहले तक इस भूखंड को बलूचिस्तान नहीं बल्कि मकरान कहा जाता था, जहां मुख्य रूप से 3 धर्मों के लोग रहते थे। एक था हिंदू धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म और तीसरा था प्राचीन ईरानी धर्म, जिसे ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म भी कहते हैं। और 5वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म बलूचिस्तान तक फैला हुआ था और वहां सिंध के राय वंश का शासन था। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई तब रासिल की लड़ाई में मुस्लिम खलीफाओं ने इस वंश को हरा दिया और मकरान के इस क्षेत्र ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। हालांकि इस समय भी यह क्षेत्र बलूचिस्तान नहीं बना था। इसकी शुरुआत हुई है 11वीं शताब्दी में, जब सेल्जुक तुर्कों ने पर्शिया पर हमला किया और एक घुमंतू जनजाति वहां से पलायन करके बलूचिस्तान आ गई और इसी जनजाति को आज के बलूचों का पूर्वज माना जाता है। बलूचिस्तान में हमेशा से अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग सरदारों का शासन रहा है और यह कई टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन कहानी अब शुरू होती है जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया और बलूचिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में
रशिया का प्रभाव बढ़ा तो अंग्रेजी हुकूमत ने यह तय किया कि वो बलूचिस्तान को भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनाएगी। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से आज देखेंगे जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि उस समय ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान के उत्तरी पश्चिम हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जहां बलूचिस्तान की राजधानी है, जबकि बाकी का इलाका एक दूसरे साम्राज्य के पास था जिसे कलात खानत कहते हैं। यह उस जमाने का नक्शा मैं आज आपको दिखा रहा हूं। यह नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि आज के संघर्ष में इसी कलात खानत रियासत का इतिहास छिपा हुआ है। यह रियासत ब्रिटिश भारत की बाकी रियासतों से अलग थी और इसका कहना था कि एक आजाद यानी स्वतंत्र रियासत है, जिसमें अंग्रेजों के साथ सिर्फ एक समझौता हुआ है। और यह समझौता वर्ष 1876 में हुआ था, जिसमें सत्ता बलूचिस्तान की रियासत के पास थी और उस पर ब्रिटिश हुकूमत के अधिकार काफी सीमित हुआ करते थे, लिमिटेड हुआ करते थे। इस पर बलूचिस्तान की रियासत ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की अदालत में एक मुकदमा भी लड़ा था और यह मांग की थी कि भारत की आजादी के बाद उनकी रियासत को हमेशा की तरह स्वतंत्र रखा जाए। तो यहां एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ उस समय बलूचिस्तान यह चाहता था कि वो एक आजाद देश बने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त वर्ष 1946 में बलूचिस्तान के वकील वही मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने बाद में बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया था। इन्होंने ही बलूचिस्तान का केस लड़ा था। जिन्ना ने पहले बलूचिस्तान की रियासत को आजाद कराने के लिए उसका मुकदमा लड़ा और उससे बहुत लंबी चौड़ी भारी भरकम फीस ली और बाद में इन्हीं बलोच लोगों के साथ किए गए अपने सभी वादों को उन्होंने तोड़ दिया। भारत की आजादी और विभाजन से कुछ दिन पहले 4 अगस्त को दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें 4 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे थे आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथे थे बलूचिस्तान रियासत के प्रमुख मीर अहमद यार खान। इस बैठक में जिन्ना ने पंडित नेहरू और माउंटबेटन के सामने यह वादा किया कि बलूचिस्तान एक अलग स्वतंत्र देश बनेगा और उसका पाकिस्तान में विलय नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब बलूचिस्तान ने भी अपनी आजादी की घोषणा कर दी कि आज से हम भी आजाद हैं और बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। और पाकिस्तान ने उस वक्त खुद बलूचिस्तान के स्वतंत्र देश के दर्जे पर अपनी सहमति जताई। पाकिस्तान ने कहा कि हम मानते हैं कि आप आज से अलग देश हैं, आजाद देश हैं। लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने वादे को तोड़ दिया और पहले उन्होंने बलूचिस्तान की 3 रियासतों का पाकिस्तान में विलय करवाया और बाद में कलात खानत रियासत पर भी सेना से हमला करवाकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक के कुछ अंश लेकर आया हूं और इस पुस्तक का नाम है इन अफगानिस्तान शैडो, बलूच नेशनलिज्म एंड सोवियत टेम्पटेशंस और इसे अमेरिका के एक प्रसिद्ध इतिहासकार सेलिग एस हैरिसन ने लिखा है। वो लिखते हैं कि इसमें एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन आज आप जान सकते हैं। वर्ष 1948 में जब पाकिस्तान ने सेना की मदद से बलूचिस्तान की कलात खानत रियासत को अपने देश में मिलाया और बाद में 1 यूनिट योजना के तहत बलूचिस्तान की पहचान मिटाकर इसे पश्चिमी पाकिस्तान का एक हिस्सा बना दिया, तो इससे बलूचिस्तान में काफी असंतोष फैला। इस नाराजगी के बाद बलूचिस्तान के नवाब नौरोज खान ने 1000 बलूचों के साथ मिलकर एक विद्रोह कर दिया और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ संघर्ष किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बलूचिस्तान के लोग आज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी संघर्ष के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे पाकिस्तान पर कई सवाल आज खड़े होते हैं। जो मैं पुस्तक आपको बता रहा हूं, इस पुस्तक के पेज नंबर 28 और 29 पर लिखा है कि पाकिस्तान की सेना ने एक काउंसिल की मदद से बलोच विद्रोहियों को सरेंडर करने का प्रस्ताव भेजा और कहा कि वो कुरान की कसम खाकर कहते हैं कि अगर नवाब नौरोज खान ने सरेंडर कर दिया तो पाकिस्तान की सेना उन्हें माफ कर देगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कुरान की कसम खाई पाकिस्तान ने। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बलोच उनकी बात मान जाएंगे
बलोच लोगों को उन पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि कुरान की कसम झूठी नहीं खाई जाती। बलूचिस्तान के नवाब भी मुसलमान थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तान की सेना खुद कुरान की कसम खा रही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वो सच ही कह रही होगी और वादे को तोड़ेगी नहीं। और ये सोचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस पुस्तक के मुताबिक बाद में पाकिस्तान की सेना ने कुरान की अपनी इस कसम को तोड़ दिया और बलोच समर्थकों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हें वर्ष 1960 में फांसी पर भी लटका दिया। बलूचिस्तान के मुसलमान आज भी ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने कुरान की झूठी कसम खाकर बहुत बड़ा पाप किया था और उनके विद्रोह की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको उस पुस्तक का एक अंश पढ़कर बताता हूं। ये मेरे हाथ में उसी पुस्तक के कुछ अंश हैं। थोड़ा पढ़कर मैं आपको बताता हूं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। देखिए, 1960 के शुरुआत में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बलोच विद्रोहियों से मिले। बलोच राष्ट्रवादियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने कुरान की शपथ ली और कहा कि वो नौरोज खान और उनके साथियों को सुरक्षित बाहर लाने का रास्ता देगी, जिसके बाद नौरोज खान और उनके साथी हथियार डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अपना वादा पूरा नहीं किया और उन्होंने नौरोज खान और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में जुलाई 1960 में नौरोज खान और उनके 5 साथियों को फांसी की सजा दे दी। ये एक ऐसा जख्म है जिसे बलूचिस्तान के लोग आज तक भूले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के साथ शांति से रहने की कोशिश नहीं की और लोकतंत्र के रास्ते को अपनाया नहीं। वर्ष 1970 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और आर्मी जनरल याह्या खान ने पूरे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव कराए और इन चुनावों में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली, पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी लगभग सभी सीटें जीत गई थी। बहुत बहुमत से उन्होंने ये जीत हासिल की थी और उनका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना निश्चित था। मुजीबुर रहमान की पार्टी चुनाव जीती थी और अगर सब कुछ सही रहता तो मुजीबुर रहमान पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते या राष्ट्रपति बनते। दूसरा, बलूचिस्तान में भी बलोच लोगों की मुख्य पार्टी नेशनल आवामी पार्टी संसदीय चुनावों के सभी 4 सीटों पर चुनाव जीत गई थी और यह पाकिस्तान के उन नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका था जो पंजाब प्रांत से आते थे और पाकिस्तान की पूरी सत्ता, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी इसी पंजाब प्रांत से चलती है। इन चुनावों के बाद सैद्धांतिक रूप से बलूचिस्तान में बलोचों की पार्टी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था और सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उनकी पार्टी ने जीती थी। लेकिन याह्या खान ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने मार्शल लॉ लगाकर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यह वही दौर था जब वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद और हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान को डर था कि बलूचिस्तान भी उससे अलग हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान के तेवर भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पूर्वी पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान को लगा कि ये तो एक अलग देश बांग्लादेश बन गया, अब कहीं बलूचिस्तान भी अलग देश ना बन जाए, क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ है नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की नेशनल आवामी लीग के एक नेता को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया और पाकिस्तान में बड़े पदों की भर्तियों में भी बलोच लोगों को जगह देनी शुरू कर दी ताकि बलोच खुश हो जाए। इससे बलूचिस्तान में कुछ समय के लिए नाराजगी कम हो गई, लेकिन बाद में फिर से बलूचिस्तान पर अत्याचार शुरू हो गए और इसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ, जो आज तक बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही है। और अब वो ये कहती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसे भारत से मदद चाहिए और वो कहती है कि भारत को नई दिल्ली में अब बलूचिस्तान का एक अलग दूतावास खोल देना चाहिए। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के मामले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इस प्रांत में पाकिस्तान की सिर्फ 6% आबादी रहती है। तो आप सोचिए, यह इलाका ऐसा है जिसमें पाकिस्तान का 44%
क्षेत्रफल है, लेकिन आबादी है सिर्फ 6%। और इसका बड़ा कारण यह है कि इस प्रांत में पथरीले पहाड़ हैं, यहां रहना बहुत मुश्किल है और विकास का तो यहां नाम भी नहीं है। और पाकिस्तान ने इसी बात का फायदा उठाया और यहां चीन की गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बलूचिस्तान का एक बड़ा चर्चित बंदरगाह है जिसे ग्वादर पोर्ट कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। आरोप लगता है कि पाकिस्तान ने विकास परियोजनाओं के नाम पर एक तरह से इस ग्वादर पोर्ट का यह पूरा इलाका चीन को बेच ही दिया है। और अब चीन ग्वादर पोर्ट से लेकर पश्चिमी चीन तक एक कॉरिडोर बना रहा है जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपेक कहते हैं। और इस मुद्दे पर वर्ष 2023 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। मैं भी उसका एक अंश लेकर आया हूं। इसमें लिखा है कि ग्वादर पोर्ट से जो मुनाफा होता है उसका 60% हिस्सा चीन को मिलता है और 38% पाकिस्तान को मिलता है और सिर्फ 2% मुनाफा बलूचिस्तान को मिलता है। सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। यानी पोर्ट बलूचिस्तान का है लेकिन इसका मुनाफा चीन और पाकिस्तान की सरकार आपस में बांट लेती हैं और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत आज भी बना हुआ है। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, ये इसका शीर्षक है द इंपैक्ट ऑफ सीपैक ऑन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। मई 2023 की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है। और ये बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की है जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे साथ देखिए कितनी नाइंसाफी हो रही है। अब आप ये देखिए कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो फिर क्या होगा। ऐसा होने पर पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 5,34,000 वर्ग किलोमीटर रह जाएगा, जो हमारे राजस्थान जैसे 2 राज्यों के क्षेत्रफल से भी छोटा होगा। इतना सा पाकिस्तान रह जाएगा। दूसरा, बलूचिस्तान की आजादी से वो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खो देगा और चीन का भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के मुद्दे पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है और बलूचिस्तान के साथ हुए धोखे को भी वो कभी स्वीकार नहीं करता। आज यहां पर हम एक और मुद्दे को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं और यह मुद्दा हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब इसको देखिए आप कि इसमें क्या है। भारत की आजादी में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय महात्मा गांधी थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। और भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण करने में भी उस समय एक बहुत बड़ी भूमिका, या ये कह लीजिए कि सबसे बड़ी भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना की थी। तो महात्मा गांधी एक तरफ थे, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे जो पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए थे। और ये दोनों ही भारत और पाकिस्तान के सबसे स्वीकार्य और सबसे बड़े नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। लेकिन भारत की आजादी और विभाजन के कुछ समय के बाद ही इन दोनों का ही निधन हो गया। महात्मा गांधी की मृत्यु आजादी मिलने के सिर्फ 5.5 महीने के बाद 30 जनवरी 1948 को हो गई, 5 महीने के बाद। और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल के बाद 11 सितंबर 1948 को हो गई। दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो अपनी किताबों में इस बात की कल्पना करते हैं कि अगर गांधी जी आजादी के बाद लंबे समय तक जीवित रहते और जिन्ना भी पाकिस्तान में लंबे समय तक जीवित रहते तो दोनों देशों में बहुत कुछ बदल सकता था, क्या क्या हो सकता था जो उस समय नहीं हुआ। आज हम आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ये बयान सुनवाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने 15 अगस्त 2016 को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बलूचिस्तान के नागरिकों का धन्यवाद दिया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति
उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस खबर के आखिर में हम आपसे दो ही बातें कहना चाहते हैं। पहली बात, फिलिस्तीन के मुसलमानों की तरह बलूचिस्तान के मुसलमानों के भी मानव अधिकार हैं, और अगर ये अनदेखे और अनसुने रह गए तो इतिहास इनकी कड़े शब्दों में आलोचना भी करेगा और विवेचना भी करेगा। ये भी मुसलमान हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि दुनिया में मुसलमानों के दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी तकलीफें कभी भी दुनिया के लिए चिंता का विषय रही नहीं। इनमें एक हैं बलूचिस्तान के ये मुसलमान और दूसरे हैं चीन के उइगर मुसलमान। अगर आप उइगर मुसलमानों को देखेंगे और बलूचिस्तान के मुसलमानों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। बलूचिस्तान के मुसलमानों पर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, उइगर मुसलमानों पर चीन अत्याचार कर रहा है, लेकिन दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश, दुनिया का कोई भी ऐसा नेता जो मुसलमानों का नेता अपने आप को बताता है, वो इन मुसलमानों की तकलीफों पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आज भारत तो कई बार यह मुद्दा उठा चुका है, आज एक बार फिर से हम यह मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह का अत्याचार और मानव अधिकारों का उल्लंघन बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहा है पाकिस्तान द्वारा, इस पर पूरी दुनिया को सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन मुसलमानों को कैसे इंसाफ मिल सकता है। इसलिए आज हमने बलूचिस्तान के मुसलमानों की यह आवाज पूरी दुनिया के सामने उठाई है। अब हम पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए पूरी शिद्दत से दोस्ती निभाई हो, लेकिन उसने आपको सिर्फ दुश्मनी के जख्म दिए हो? आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। आपने दोस्ती दिखाई लेकिन सामने वाले ने दुश्मनी निभाई। भारत और तुर्की के रिश्ते की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। वर्ष 2023 में जब तुर्की में भयंकर भूकंप आया था और इसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस समय भारत ने दिल खोलकर तुर्की की मदद की थी। हमने 5 C-17 एयरक्राफ्ट्स में 1.25 लाख किलोग्राम राहत सामग्री भेजी, 99 डॉक्टर्स और लगभग 250 राहत कर्मी भेजे उनकी मदद करने के लिए, स्निफर डॉग्स भेजे और मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए हमने अपने ड्रोन्स भी तुर्की को दिए। और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि भारत ने तुर्की को यह बताया कि हम आपके दोस्त हैं और सच्चा दोस्त मुसीबत की घड़ी में हमेशा आपकी मदद के लिए आता है, और यही भारत ने किया। लेकिन तुर्की ने हमें ऑपरेशन दोस्त के बदले में ऑपरेशन दुश्मन दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच चले हाल ही के युद्ध में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पाकिस्तान ने भारत पर जो ड्रोन हमले किए, वो ड्रोन्स उसने तुर्की की एक कंपनी से ही खरीदे थे, और इस कंपनी का नाम है बायकार। इस कंपनी के चेयरमैन सेल्जुक बायरक्तार हैं, जो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन के दामाद हैं, और इन्हीं की कंपनी से पाकिस्तान को वो ड्रोन मिले थे जिससे उसने भारत पर हमला किया। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जिस कंपनी से पाकिस्तान ड्रोन खरीद रहा है, वो जो कंपनी है वो राष्ट्रपति एर्दोआन के दामाद की है। इन दो तस्वीरों में आप एक तरफ ऑपरेशन दोस्त और दूसरी तरफ ऑपरेशन दुश्मन देख सकते हैं। भारत ने क्या किया, आप पहले यह देख लीजिए, भारत का ऑपरेशन दोस्त, और इसके बदले में तुर्की भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा था और तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान ने हम पर हमले किए। भारत सरकार ने तो तुर्की के खिलाफ औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है,
लेकिन भारत के लोग तुर्की से बड़े नाराज हैं और उन्होंने तुर्की का बहिष्कार करने का फैसला किया है। भारत की एक बड़ी ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के मुताबिक छुट्टियों में तुर्की जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की कैंसिलेशन में 250% की वृद्धि हुई है और लोग बड़ी संख्या में अब तुर्की जाने के अपने प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं। भारत के लोग कह रहे हैं कि हम तुर्की नहीं जाएंगे। अगर तुर्की हमारे दुश्मन का साथ खड़ा है तो हम भी तुर्की नहीं जाएंगे। हम तुर्की को कोई पैसा नहीं देंगे। हमारी वजह से तुर्की को कोई फायदा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ भारत के पर्यटक ही नहीं, भारत के बड़े बड़े व्यापारियों और कंपनीज ने भी तुर्की के साथ संबंध तोड़ने शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी भारत के 11 हवाई अड्डों पर कार्गो सेवाएं देने का काम, कार्गो सेवाओं का संचालन करने वाली तुर्की की एक बड़ी कंपनी चेल्बीज ग्राउंड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा की मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और भारत के एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने भी इस कंपनी से अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है। इसके अलावा भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और आईआईटी रुड़की ने भी तुर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ एकेडमिक समझौतों को समाप्त कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने अपने नए बयान में कहा है कि तुर्की हर स्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। The nefarious terror attack or with the missile attack against Pakistan we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान से राष्ट्रपति एर्दोआन को ऐसा क्या मिल रहा है जो भारत नहीं दे सकता। राष्ट्रपति एर्दोआन इस समय 71 साल के हैं और पिछले 22 साल से तुर्की की सत्ता में हैं, या तो प्रधानमंत्री के तौर पर या राष्ट्रपति के तौर पर। और उनकी यह बड़ी तीव्र इच्छा है कि वो पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करें। और जिस प्रकार से वर्ष 1500 से लेकर 1918 तक उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता माना जाता था, ठीक वैसे ही उन्हें भी आज के मुस्लिम देशों का नेता माना जाए, ऐसा उनका सपना है कि दुनिया भर में मुसलमान देशों की जो सत्ता है वो यहां से चले, वो ऐसा मानते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति एर्दोआन मुसलमानों और इस्लाम से जुड़े विवादों में प्रमुखता से हिस्सा लेते हैं, उनके बारे में बोलते हैं और दुनिया में अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता की तरह पेश करते हैं। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और तुर्की इसलिए भी पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। हालांकि आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में भी बताना चाहते हैं जो शायद राष्ट्रपति एर्दोआन को भी याद नहीं होगी। वर्ष 1919 में जब पहले विश्व युद्ध में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत हार गई और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह डर था कि तुर्की की पवित्र इस्लामिक भूमि पर कहीं पश्चिमी देशों का कब्जा ना हो जाए, तब एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे खलीफा आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन उस्मानिया सल्तनत के मुस्लिम खलीफा के वर्चस्व को बचाने के लिए हुआ था और उस वक्त भारत में भी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका नेतृत्व खुद महात्मा गांधी कर रहे थे और हिंदुओं से यह अपील की गई कि वो भी तुर्की का समर्थन करें। उस दौर में भारत खुद ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोगों ने तुर्की की आजादी के लिए इस आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन आज वही तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है और राष्ट्रपति एर्दोआन ये कह रहे हैं कि वो हर हालत में पाकिस्तान का ही समर्थन करते रहेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर एक बड़ी अच्छी बात हुई है और वो क्या है, भारत के लोग इस मुद्दे पर एकजुट हैं और वो तुर्की का बहिष्कार करने की लगातार अपील कर रहे हैं। मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूं। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। जितना इंपोर्ट इंडिया करता है, कोई भी कंट्री करता नहीं है। अगर हमको वो लोग चैलेंज करते हैं किसी चीज के लिए, तो चैलेंज उनको रिवर्स बैक करना ही पड़ेगा। हम
एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। यहां हम आपको ये बात भी बताना चाहते हैं कि पिछले साल भारत के जो 2,78,00,000 लोग विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, उनमें 3,30,000 यानी लगभग 1.2% लोग ही तुर्की गए थे। और तुर्की में भी जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 2% के आसपास है या उससे कम। इसलिए भारत के लोगों के इस बहिष्कार से शायद तुर्की पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक बात बड़ी अच्छी हुई है और यह है हमारी एकता। जो कुछ भारत के लोग आज ये तय कर रहे हैं कि हम तुर्की नहीं जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए, जो अलग अलग व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम तुर्की के साथ व्यापार नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं। भारत के लोगों में एकता आ रही है। भारत के लोग ये जानते हैं कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन। और आप इस बात को सुनते होंगे कि आम लोग युद्ध में सीमा पर लड़ने वाली सेना की क्या मदद कर सकते हैं। तो हमारे देश के लोगों ने यह बता दिया है कि उनके पास भारत की रक्षा के लिए कौन सा हथियार है, और यह हथियार है हमारे देश के लोगों की एकता का। हम ये नहीं कह सकते कि भारत के लोगों ने जो बहिष्कार किया है उससे तुर्की को कितना नुकसान होगा, जितना भी होगा। लेकिन इससे एक बात बहुत अच्छी हुई है कि भारत के लोग जाग गए हैं। आपको याद होगा इससे पहले भारत के लोगों ने मालदीव्स का भी बहिष्कार किया था, और अब भारत के लोग बिना किसी का इंतजार किए अपनी जिम्मेदारी समझकर तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। और जब कोई देश इस तरह से जागता है, जब किसी देश के लोगों में इस तरह की जागृति आती है, तो वो देश एक नई मजबूती की तरफ बढ़ता है। 12 नवंबर 1993 को अभिनेता शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाजीगर। और इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आपने भी सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन आज हम पाकिस्तान के लिए इस डायलॉग को थोड़ा बदलना चाहते हैं और आज हम ये कहेंगे कि हार कर भी जीत का गाना गाने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान की हार की पुष्टि सारी दुनिया ने देख ली है, और यह पुष्टि होने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी जीत का एक गाना बनाया है, अपना एक विक्ट्री सॉन्ग बनाया है। और इस गाने के बोल हैं यलगार है, जिसका मतलब होता है आक्रमण और जीत। आप पहले पाकिस्तान की झूठी जीत का यह गाना देखिए। इस युद्ध में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उसके बावजूद यह जीत का गाना बनाया है, देखिए। यलगार है बातिल के लिए, यलगार है दुश्मन के लिए तैयार है। यलगार है बातिल के लिए, यलगार है दुश्मन के लिए तैयार है। ये उम्मत मुस्लिम है तैयार, ये शेर मुजाहिद है तैयार। ये उम्मत मुस्लिम है तैयार, ये शेर मुजाहिद है तैयार। बातिल को मिटा के दम लेंगे। यलगार है बातिल के लिए, यलगार है दुश्मन के लिए तैयार है। तो एक ऐसा देश जो युद्ध में बुरी तरह से पाकिस्तान से हारा है, और पाकिस्तान की सरकार अपने देश के लोगों को कैसे बेवकूफ बना रही है, इस गाने को दिखाकर यह आपने देख लिया। पाकिस्तान का इतिहास यूं तो सिर्फ 77 वर्ष पुराना है, और इन 77 वर्षों में पाकिस्तान भारत से 4 युद्धों में पराजित हुआ है। आज तक एक बार भी जीता नहीं। लेकिन यह उसकी कला है कि वो अपनी हार पर भी जीत का गाना गाता है और अपनी आम जनता को लगातार गुमराह करता है। यह चीज पाकिस्तान से आपको सीखनी चाहिए। पाकिस्तान जब भारत के साथ, अभी उसका हाल ही में युद्ध चल रहा था, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने गुमराह किया, झूठे वादे किए, झूठी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली,
पुरानी तस्वीरों को उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। उनके रक्षा मंत्री से जब सबूत मांगे गए तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल रही हैं, आप वो देख लीजिए। इसके अलावा उनके नेता एक के बाद एक लगातार गलत जानकारियां अपने देश के लोगों को दे रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं और एक झूठा दावा आज भी ये कर रहे हैं कि इस युद्ध में हमने भारत का बड़ा नुकसान किया है। लेकिन आज तक उन्होंने एक तस्वीर नहीं दिखाई, एक सबूत पूरी दुनिया को नहीं दिया कि भारत का कौन सा नुकसान उन्होंने किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान की पूरी सरकार इस दुष्प्रचार में लगी हुई है कि कैसे अपने देश के लोगों को बताया जाए कि वो उनकी सेना इस युद्ध को जीत गई है। और हर रोज आपको एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सिर्फ 20 सेकंड का ब्रेक होगा। आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर से मिले एक शानदार गिफ्ट के बारे में बताएंगे और यह गिफ्ट है एक भव्य जंबो जेट। Big dreams start. BBA from Prestige. Get global exposure. Strong alumni network. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. तो छोटा सा ब्रेक हमने लिया आपको थोड़ा रिलीफ देने के लिए। भारत से युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान की सरकार कैसे फेक न्यूज का सहारा ले रही है, अब आप ये देखिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में एक विदेशी अखबार की फर्जी तस्वीर का हवाला देकर यह झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना इस संघर्ष में भारतीय वायुसेना पर भारी पड़ गई, जबकि वो जो सबूत दिखा रहे थे वो सबूत बिल्कुल फर्जी थे। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स थी। तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक विदेशी अखबार की जो खबर ये दिखाई, ये अखबार की जो तस्वीर थी ये फर्जी है और पाकिस्तान का मीडिया खुद ही इस बात को बता रहा है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ये युद्ध सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के जरिए जीतना चाहता है और फेक न्यूज के जरिए शायद जीत भी जाएगा। इस सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ने यह कबूल किया है कि पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर भारत की तरफ से 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई थीं और इनमें चौथी मिसाइल ने पाकिस्तान के एक हवाई रेडार को नष्ट कर दिया। इसे एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं और इससे आप यह बात समझ पाएंगे कि मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो पाकिस्तान अगर यह कहता है कि हम जीत गए तो उसकी जीत सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। असल में उसका क्या हाल हुआ है, पूरी दुनिया ने उसकी तस्वीरें देख ली हैं। और अब आखिर में हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कतर यात्रा और वहां हुई उनकी शानदार मेहमान नवाजी को आपके लिए डिकोड करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 दिनों की मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, जिसका उद्देश्य अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच गहराते आर्थिक संबंधों को और मजबूती देना था। इसका एक अहम पड़ाव था कतर, जहां बोइंग और जीई एरोस्पेस ने कतर एयरवेज से एक ऐतिहासिक ऑर्डर प्राप्त किया है, जिसकी कुल कीमत है 8,25,000 करोड़ रुपए। यह समझौता अमेरिका में निर्मित 210 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और 777X विमानों को खरीदने के लिए किया गया है, जिन्हें जीई एरोस्पेस इंजन से संचालित किया जाएगा। यह बोइंग के इतिहास का सबसे बड़ा वाइड बॉडी विमान ऑर्डर है और यह ऐतिहासिक समझौता अमेरिका में हर वर्ष लगभग 1.5 लाख नौकरियों के अवसर खोलेगा। यानी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। यह दौरा और भी खास इसलिए है कि जब कतर के शाही परिवार की तरफ से
उन्हें लगभग 3,500 करोड़ रुपए का एक भव्य जेट विमान तोहफे के रूप में मिला है और इस तोहफे की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। I thought it was a great gesture, and I think it was a gesture because of the fact that we have helped and continue to. We will continue to all of those countries, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and others. We keep them safe. तोहफा तो मिल गया, लेकिन यह शुरुआत से ही विवादों में भी आ गया। इस जेट को एयरफोर्स 1 में तब्दील किए जाने को लेकर नैतिक और कानूनी सवाल उठ रहे हैं। इस विमान को सैन्य स्तर के कम्युनिकेशन सिस्टम और सुरक्षा सुविधाओं से लैस करने के लिए इस जेट की लागत से दोगुना खर्च आने की संभावना है और इसमें अभी कई साल लगेंगे जब यह तैयार होगा। और दुनिया के विशेषज्ञों का मानना है कि एयरफोर्स 1 जैसे जरूरी बदलावों को ट्रंप के इस टर्म के पूरा होने से पहले करना असंभव है। मतलब यह जहाज तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जिस तरह का जहाज होना चाहिए, जिसमें वो सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब बनाने में कई वर्ष लग जाएंगे और जब तक ये जहाज तैयार होगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का जो टर्म है वो समाप्त हो जाएगा और इसकी वजह से इस मुफ्त तोहफे की वास्तविक लागत भी जो है बहुत बढ़ जाएगी और उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्षों से कतर ने अमेरिका में जो निवेश किए हैं वो एक सुनियोजित रणनीति को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही संबंधों को गहरा बनाना है। हालांकि इससे अमेरिकी नीति और निर्माण और संस्थानों पर विदेशी प्रभाव की सीमा को लेकर भी बहस छिड़ गई है। अब आपको एक बड़ा दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं जिसका सोशल मीडिया पर लोग बड़ा उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। पहले आप ये जरा वीडियो देखिए। जब ट्रंप यूएई के राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनका स्वागत पारंपरिक अल अयाला प्रदर्शन से किया गया, जिसकी ये तस्वीरें हैं। और ये ओमान और यूएई की एक सांस्कृतिक कला है जिसमें महिलाएं अपने बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ लहराते हुए नृत्य करती हैं। यूनेस्को के अनुसार ये एक युद्ध दृश्य का प्रदर्शन है जिसमें कविता पाठ होता है, ढोल की धुनें होती हैं और इसमें नृत्य भी शामिल होता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी दुनिया में आज चर्चित हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।